1478 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। लगभग 3 करोड़ 6 लाख के आसपास जो है वोटर, कुल मिलाकर जो वोटर है वो 6 करोड़ के ऊपर है, लेकिन पहले फेज के ये लगभग 3.5 करोड़ वोटर, जिसमें 5 लाख के आसपास जो है युवा हैं, वो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी मुकाबला बेहद इस बार दिलचस्प है और सीधा रुख जरा एक बार हम नंदीग्राम का कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ सपना मौजूद है। वहां पर शुभेंदु अधिकारी किस्मत आजमा रहे हैं और शायद वोट डालने के लिए भी पहुंचे हैं। जी रुबिका, शुभेंदु अधिकारी पहुंचे हैं वोट कास्ट करने के लिए। अपना मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। अभी वो अपना पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, थोड़ी देर में अपना वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। आपकी बात याद करते हुए एक चीज़ याद आ गई रुबिका, मैं साथ साथ बताते हुए ये भी बताती चलूँ। ऐसा लगता है कि जैसे ये नंदीग्राम सीट का अगला नाम रख देना चाहिए विभीषण वाली सीट, कि हर पार्टी एक विभीषण खोजती है कि आखिर कौन है किस पार्टी का विभीषण। जैसे अभी पवित्र कर जो कभी शुभेंदु अधिकारी के बड़े खास रहे थे, आज वो उनके सामने खड़े हैं। कभी शुभेंदु अधिकारी थे जो ममता बनर्जी के कभी खास रहे थे, वो उनके सामने खड़े थे, उनको पटकनी दी थी। तो नंदीग्राम सीट बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, जहां पर हमेशा जो कभी खास रहा है वही आपके सामने खड़े हो जाता है। मैं तस्वीरें भी साथ के साथ रंजन आप दिखाते रहे, जब शुभेंदु अधिकारी वोट कास्ट कर रहे हैं, अंदर अपने पहुंचे हैं, वोट कास्ट करेंगे। यहाँ लोगों से भी उन्होंने बात की और इसके बाद में मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि एक यही सीट नहीं है जहां से वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। भवानीपुर सीट 2021 में भी ममता बनर्जी के सामने खड़े हुए थे, एक बार फिर से उन्होंने भवानीपुर को चुना, जो पारंपरिक सीट है ममता बनर्जी की, वहां से भी उनके सामने खड़े हुए हैं। तो सीधा सीधा मुकाबला रहता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल के भीतर देखा जाए तो वो शुभेंदु अधिकारी हैं। शुभेंदु अधिकारी चुनाव से पहले भी उतने सक्रिय दिखाई दिए, जितनी बार हिंदुओं का मुद्दा हुआ वो उसको उठाते रहे, हिंदुओं की पलायन की बात कहते रहे, या भारतीय जनता पार्टी का जब सबसे प्रखर सबसे मुखर चेहरा, आप सोचिए कि 2 सीट से 77 सीट लाने में सबसे बड़ा जो रोल था वो शुभेंदु अधिकारी का भी था। किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी से किनारा किया और जहां पृष्ठभूमि तक नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, जहां बीजेपी दिखाई तक नहीं देती थी, यही शुभेंदु अधिकारी हैं। किस तरीके से एक पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल के भीतर। और अभी भी अगर आप देखें, जब लोगों से हम बात करते हैं तो बात ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी की जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जब लोकल चेहरे की बात करते हैं तो शुभेंदु अधिकारी की तरफ देखते हैं। शुभेंदु अधिकारी, रंजन जरा तस्वीरें दिखाते रहे, आपके कैमरे से तस्वीरें जा रही हैं, ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें। मीडिया बहुत ज्यादा है, हलचल बहुत ज्यादा है रुबिका, मैं कोशिश करूंगी जब वो बाहर आए तो मैं बातचीत कर पाऊं। फिलहाल वो अंदर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट कास्ट करते ही जैसे ही बाहर निकलते हैं, क्या कहते हैं पवित्र कर के लिए, क्या कहते हैं, क्या यहाँ की जनता के लिए कहते हैं। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब हम लोकल लोगों से बात करते हैं तो दादा वर्सेस दीदी दिखाई देता है। दादा मतलब शुभेंदु अधिकारी, दीदी मतलब ममता बनर्जी, इसीलिए ये इस तरीके की लड़ाई है। अब देखना यह है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पिछली बार रुबिका बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, 1732 वोटों का मात्र मार्जिन था। आखिरी राउंड की जो काउंटिंग हुई उसमें उन्होंने बढ़त हासिल की। ऐसे में अब आगे क्या रहता है, क्या ये मार्जिन वो बढ़ा पाते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा नंदीग्राम का उन्होंने बनाया वो हिंदुओं का ही मुद्दा रहा, कि कैसे वो कहते रहे कि हिंदुओं की आवाज को प्रखर मुखर करते रहेंगे। वोट कास्ट कर लिया है, बाहर निकलने जा रहे हैं, मीडिया से बात करेंगे, क्या कहते हैं। रंजन कोशिश करें कि आप तस्वीरें दिखाएं, हम भी बात करने का प्रयास करेंगे। मीडिया की हलचल यहाँ बहुत ज्यादा है, लोग भी बहुत ज्यादा हैं, कोशिश हमारी रहेगी। शुभेंदु दादा दिखाएं जरा, ये देखिए शुभेंदु दादा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बाहर निकलते हैं वोट कास्ट करके, क्या बोलते हैं, क्या उनका रुख रहता है। अब यहाँ के बाद दूसरे चरण का चुनाव भवानीपुर सीट पर होना है, जहां उनका वो दूसरी जहां से वो कंटेस्ट कर रहे हैं, वो दूसरी सीट है जहां से वो कंटेस्ट कर रहे हैं। ये उनकी पारंपरिक सीट है। नंदीग्राम सीट से वो कंटेस्ट करते रहे हैं। नंदीग्राम सीट 2021 में उन्होंने जीत हासिल की, अब एक बार फिर से इसी सीट पर चुनावी प्रचार किया, यहाँ से मैदान में उतरे हुए हैं। अगला जो दूसरे चरण का चुनाव होना है वहां वो भवानीपुर से। लेकिन अब लोगों से भी बात कर रहे हैं, देखिए जो लोग वहां पर खड़े हुए हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी बारी आएगी उसके बाद वो अपना वोट कास्ट करेंगे। यहाँ जितने लोग हैं हमने उनसे भी बात की कि क्या उनके मुद्दे हैं, शुभेंदु अधिकारी को लेकर वो क्या कहते हैं, और उसके बाद क्या नतीजे निकल कर आते हैं। सबसे बड़ी बात उनके लिए यही होगी कि क्या नंदीग्राम सीट पर वो मार्जिन बढ़ा पाते हैं। 1732 का जो मार्जिन था उनका पिछली बार 2021 के चुनाव में, क्या वो उस मार्जिन को बढ़ा पाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरी राउंड की काउंटिंग होती है तब वो बढ़त हासिल करते हैं, तब तक लुका छुपी का खेल ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच चलता रहता है 2021 में। लेकिन क्या अब जब
जब चुनाव हो रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की लहर नजर आ रही है, परिवर्तन की बात की जा रही है, खेला हुए की बात की जा रही है, क्या ये मार्जिन बढ़ा पाएंगे शुभेंदु अधिकारी के दम पर? क्या बाकी सीटें जो आसपास की सीटें, पूर्वी मेदिनीपुर ये है, यहाँ का पूरा इलाका अगर आप देखें तो ये भी संवेदनशील इलाकों में आता है, क्या यहाँ पर वो कई सीटों पर जीत हासिल कर पाते हैं? ये जो पहले चरण का चुनाव है, ये एक ऐसे टेस्ट मैच की तरह है जैसे टेस्ट मैच में अगर आप पहली इनिंग में बढ़त बना देख रहे हैं, वो तस्वीरें एक बार बयां कर दे। ये शुभेंदु अधिकारी ने इशारा किया कि हम बाहर की तरफ ही, क्योंकि देखिए आप जानते हैं 100 मीटर का एक दायरा होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप जहां पर वोट डाल रहे हैं, मीडिया कर्मी वहां से विजुअल जरूर बना सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो सकती है उस शख्स की जो खासकर वहां पर उम्मीदवार है। तो ऐसे में जब वोट डाल चुके हैं तो उन्होंने बाहर की तरफ इशारा किया है। सफेद कुर्ते पजामे में शुभेंदु अधिकारी, बहुत इस बार इनके लिए ये मुकाबला कड़ा रहने वाला है। जैसा सपना बता रही थी, हालांकि सपना बता रही है कि 1700 के आसपास, लेकिन 1800 का वो मार्जिन था जहां ममता बनर्जी मात्र उतने वोटों से चुनाव हार गई थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि कभी सच्चा और पक्का सिपहसालार के रूप में शुभेंदु अधिकारी को जाना जाता था। आज पवित्र कर जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो शुभेंदु अधिकारी के बहुत नज़दीकी सिपाहियों में से एक थे। जब पार्टी छोड़ी शुभेंदु ने तो वो उनके साथ गए। उसके बाद आज पवित्र कर टीएमसी की तरफ से टिकट लेकर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़े हुए हैं मैदान में। उनसे जब पूछा गया कि दादा के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं अब, तो उन्होंने कहा इतनी खटास नहीं है जितना मीडिया समझती है, जितना दुनिया समझती है। आज भी हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। पॉलिटिकल रिश्ता हमारा खराब हुआ, लेकिन हम एक दूसरे को आज भी इज्जत देते हैं। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कोई नहीं सुन रहा। ये बात कहते हुए पवित्र कर को देखा गया था। ममता बनर्जी ने, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरी ताकत आजमा ली है नंदीग्राम में ममता बनर्जी का बदला लेने के लिए, शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए। और इसीलिए उन्होंने किसी और को नहीं, शुभेंदु अधिकारी के ही सिपहसालार को मैदान में उतार दिया है। और पवित्र कर ने तो एक तरह से पार्टी वापसी की है, घर वापसी की है, क्योंकि वो छोड़ के चले गए थे। फिर बड़े सारे केसेस जो है लगने का भी वो बार बार आरोप लगाते रहे, और बहरहाल अब वो टीएमसी के साथ आ गए हैं। ममता बनर्जी के लिए वो ये अच्छा, शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते एक बार फटाफट से। আমাদের নন্দীগ্রামে একটা হয়েছিল, দ্রুততার সঙ্গে ইলেকশন কমিশন अच्छा हो रहा है चुनाव, अच्छा हो रहा है, जनता भी आ रहा है, बड़ा लंबा लाइन है। आई एम इनिशियली सेटिस्फाइड, आई कास्ट माई वोट, आई कास्ट माई वोट। ये गणतंत्र का जो महत्व है, इसमें मैं वोट कास्ट कर दिया। हाँ। परिवर्तन हो रहा है। दादा पहले चरण में जिसने बढ़त हासिल की वो बढ़त हासिल करेगा, लग रहा है पहला चरण नहीं। सपना ने देखिए पूरी ताकत झोंक दी, और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर सपना के सवालों का जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी नजर आ रहे हैं। आपने हल्की सी उफ की आवाज पीछे सुनी होगी, क्योंकि वहां ऐसी भीड़ होती है कि आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। मीडिया कर्मियों को अपना काम भी करना है, और सपना देखिए वहां डटी रही। सबसे पहला प्रश्न न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से उनके पास गया, हिंदी में उनसे पूछा गया कि दादा बताइए आप चुनाव कैसा लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अब तक मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सैटिस्फाइड के पीछे की वजह आप समझिए। बार बार चुनाव आयोग को ये शिकायतें जाती रही कि पश्चिम बंगाल में बड़े खराब हालात हो जाते हैं जब वोट डाले जाते हैं। ये देखिए सपना हमारे साथ, सपना कहाँ फंस गई थी सपना? रूबिका मैं इसलिए हंस रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी की बाइट की उधर मेरा चश्मा कोई लेकर चला गया। तो चलिए ये चुनाव याद रहेगा मुझे। ये चुनाव याद रहेगा कि कुछ गिफ्ट किया हुआ किसी का चला गया, बट ठीक है, ये कर्म है हमारा, ये काम है, हम कर रहे हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। हाँ, वो वहीं कहीं नहीं, मुझे किसी ने बताया कि अभी कोई उठाकर लेके चला गया, बट ठीक है, ये हमारा काम है, काम का हिस्सा है, होता रहता है। बस दुख इस बात का है कि वो गिफ्ट था किसी का, भाई का। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात शुभेंदु अधिकारी की करते हैं। रूबिका आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, हमने प्रश्न किया, उन्होंने जवाब दिया,
मुस्कान थी चेहरे पर। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज इस बात को बयां कर रही थी कि वो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इस नंदीग्राम सीट पर। पवित्र कर एक चुनौती जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी 2021 में उनके सामने चुनौती थी। और देखिए, एक बात हमें समझनी होगी रुबिका, जब 2021 का चुनाव था भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन की तरह काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है इस बंगाल में। आज वो मजबूत स्थिति में है और वो उस स्थिति को और ज्यादा बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है या कोशिश कर रही है, क्योंकि जब आप शून्य पे खड़े होते हैं तो हारने को कुछ नहीं होता है, तब आपको हासिल नहीं करना है। हाँ, और सपना की आंखों से चश्मा भी हट गया है और चश्मा चला भी गया है, लेकिन क्या जो आम आदमी यहाँ पर वोट डाल रहा है वो किस नजरिए से वोट डाल रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अरुण पुकार रहे हैं, अरुण बताइए। जरा एक तस्वीर दिखाना मैं चाहता था आपको। बहरामपुर से तस्वीर देखिए। जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो मेन गेट पर तैनात है और वहां अगर कोई असक्त या कोई बुजुर्ग जो चल नहीं पाता हो, जिसके घुटने में समस्या हो या फिर बीमार हो, उसको लेकर के बूथ तक पहुंचाना भी उनकी जिम्मेदारी है। और देखिए किस तरह से ले जा रहे हैं। पहले हमने देखा था वॉलंटियर्स लगते थे, कई बार जो सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उसके लोग लगते थे, लेकिन आप देखिए पूरी लाइन को रोक करके वो जो बुजुर्ग महिला हैं जो अपना वोट देने आई, उनको सीधे मेन गेट से लेके पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, और इस गर्मी में देखिए पूरा बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वो यहाँ पर खड़े हैं। और बॉडी कैम भी है, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके पास देखिए कैमरा भी है, बॉडी कैम भी है। अगर कोई उनके साथ कोई बहस करता है, कोई इस तरह की बात करता है, तो उसको भी रिकॉर्ड करते हैं पूरा ये बूथ के ठीक सामने। तो ये मैं दिखा रहा तस्वीरें, लोकतंत्र की जीवंत तस्वीरें। अब बुजुर्ग जो लोग हैं या बीमार हैं, उनको बूथ के अंदर ले जाना है और पूरी लाइन, ये देखिए लाइन लगी हुई है, इन सबको रोक करके। ये आपको लग रहा है अच्छा कदम है क्योंकि आपको रुकना भले पड़ गया, लेकिन जो बुजुर्ग है उसको ले जाके पहले वोट दिलवा। एकदम बहुत बहुत अच्छा प्रयास है कि इससे पहले जो होता था हड़बड़ी होता था, अभी सब लोग आए बोल के सब आराम से हम लोग वोट दे पा रहे हैं। बहुत अच्छा है। क्या मुद्दे आप लोगों के, क्या सोच रहे हैं आप लोग? मुद्दा कुछ नहीं है, वोट आराम से मिल जाए, बस जो होना है हो जाएगा। देखिए ये जो बात है ना, वोट आराम से देने मिल जाए, उसके बाद जो होना है हो जाए। तो अगर शर्त ये है कि हम चुनाव में अपना वोट ही अच्छे से दे पाएं, अगर शर्त ये है लोकतंत्र में, तो ये तो बड़ी गंभीर बात थी। और अगर वो वोट दे पा रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो देखिए महिलाएं यहाँ पर हैं, आप लोग कब से वेट कर रहे हैं? এই তো 10 মিনিট হলো। 10 मिनट से। क्या सोच रहे हैं, महिलाओं के दिमाग में क्या चल रहा है? খুব ভালো, খুব ভালো। खूब भालो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, दारुण দারুণ ভালো হয়েছে এবছর, মানে রোদটা নাই, রোদটা আমরা পাচ্ছি না। दारुण भालो छो का मतलब क्या हो गया भाई? बढ़िया हो रहा है। जो आपका जो फोर्स है, केंद्र वाहिनी जो है, हम लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे जो वोट हम लोग जो दूंगा, हाँ दे पा रहे हैं, बहुत अच्छा हो। तो देखिए ये जो लाइन है रूबिका, ये देखिए लाइन लगातार आप लेते जाएंगे, ये लाइन लगी हुई है और एक एक करके दो दो की संख्या में वोटर जो है वो अंदर जा रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं। आसानी से, आराम से, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और इसलिए यहाँ पर शांतिपूर्ण शब्द पे हाईलाइट करना है क्योंकि ये मुर्शिदाबाद का इलाका है। मालदा मुर्शिदाबाद ये जो इलाका है, चुनावी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना यहाँ पर है। और अगर इस तरह से लोग यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अब देखिए चुनाव आयोग की तरफ से भी व्यवस्था देखिए यहाँ पर। हालांकि अभी दोपहर में फैन चलेंगे, मैंने पूछा था कि फैन तो लगा दिया आपने, चला नहीं रहे हैं, कहने दोपहर में चलाएंगे, अभी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है। तो ये जो पिंक बूथ है, यहाँ पर लोगों की तैयारी देखिए, किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और हंसते खिलखिलाते। देखिए जो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, देखिए हंसती खिलखिलाती महिलाएं हैं यहाँ पर। और यही तो मजबूती है लोकतंत्र की, यही तो अच्छाई है कि आप जब बूथ पर हैं तो आपके दिमाग में कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। और सबसे जो पहला लोकतंत्र की जो शर्त है वो यही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और अगर वो इस तरह की तस्वीरें दिखाता है तो काफी सुखद है, खासतौर से मुर्शिदाबाद मालदा उस इलाके में जहां हिंसा काफी होती रही है। रूबिका, बहरामपुर में इस वक्त देखिए अरुण मौजूद हैं, मुर्शिदाबाद का वो इलाका, और वहां पर वोटर्स क्या कह रहे हैं। वोट पड़ जाए हमारा ठीक ठाक से, अभी तो हमको यही चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसीलिए जब वो 2500 के करीब, 2300 के करीब ये कंपनियां जब आती हैं CAPF की, तो वो एक विश्वास लेकर आती है। हालांकि ये पॉलिटिकल डिबेट ज़रूर बन गया। और आप अभी तहसीन को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग, देखिए ऐसा लग रहा था कि 70% जो है वो एक विशेष पार्टी की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। मौमिता, आपको इस पर क्या कहना है? एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर अरुण जब लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर जब लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो ये एक भाव आ रहा है कि हमको वोट डालने को मिल रहा है ना ठीक ठाक से,
बगैर किसी डर के, बेखौफी के साथ अच्छा लग रहा है। बाकी सब चीजें देखी जाएगी, वो सब ठीक ही होगा। दारुण भाले ऐसा यस मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो दीदी वो भी कह रही थी कि बहुत धूप है, तो मतलब लोग धूप का भी नजर, मतलब क्या बोलते हैं, धूप को भी इग्नोर करके आई है वोट देने। तो ये अच्छा लग रहा है। सेकंड रोक रही हूँ आपको। शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं और उसके बाद मैं वापस आती हूँ आपके पास। सुनिए क्या कह रहे हैं। Major issue and law and order problem is a very big issue. So in order to have a peaceful life in शुभेंदु अधिकारी को अगर आप सुन रहे थे, क्योंकि हमने अभी अभी तस्वीरें दिखाई है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मीडिया कर्मियों को, वो ये कहा है ये हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। पिछली बार भी इस इलाके में जब चुनाव लड़ा गया था तो एक बड़ा मुद्दा हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उभर के आने की कोशिश शुभेंदु अधिकारी की थी, और वो यही कह रहे थे कि यहाँ पर हिंदुओं की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी उनको नहीं देख रही हैं, उनके साथ जस्टिस नहीं कर रही है, और इसी बिना पर चुनाव लड़ा गया था। और आज भी जब उनसे पूछा गया तो वो यही कह रहे हैं कि ये चुनाव हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। और बंगाल में, अच्छा जो शब्द उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंदू रो रहा है, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। वो बयान आपको हम कुछ ही देर में सुनवाएंगे। लेकिन मौमिता, ये जो एक बात कही जा रही है बार बार बीजेपी की तरफ से, एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि हिंदुओं को बचाने के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। जी रुबिका जी, आपको याद है कुछ हफ्ते पहले मतलब आपकी शो में मेरी पहली एंट्री थी, तो मैं सबसे पहले आपको ये बात कहा था कि रुबिका जी इस बार ये बंगाल के चुनाव हिंदुओं को बचाने के चुनाव है, हिंदुओं की जिंदगी की संकट चल रही है तो उसको बचाने का चुनाव है। जैसे आप मुझे पूछ रहे थे कि ये कुछ साल पहले, मतलब 1 साल पहले हमने मोथाबारी कांड देखा, फिर मुर्शिदाबाद में हमने देखी कि क्या हो गया था, हरगोविंद दास, दीपू दास को मारा गया था, और ममता बनर्जी के पास टाइम नहीं था, उनके पास समय नहीं था, वो इमाम और मौलाना के साथ जाके बैठ गए हैं मीटिंग करने पर, जो हिंदू मारे उधर उनके परिवार के साथ बैठ के कुछ कंसोल करने की उन्होंने सोचा ही नहीं। फिर उन्होंने नैरेटिव बता दिया कि एक धर्म अगर उठ के खड़े हो जाए तो 12 बजा देंगे। और पता है रुबिका जी, कुछ दिन पहले ना एक माइनॉरिटी कम्युनिटी वाली भाई भैया से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके मुख्यमंत्री हमको ऐसे प्रोवोकिंग डायलॉग देते हैं तो हमारा ऐसा काम नहीं बनता है भैया, हम चाहते हैं कि हम घर में बैठे, हम काम करें, बच्चों को खिलाएं, हमको कोई पड़ी नहीं है ऐसे गुंडागर्दी करने का। पर हमारी कम्युनिटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा है जिनका खुद की आइडियोलॉजी के नाम की कुछ चीज है ही नहीं, तो उनको लगता है कि ये भड़काव में आकर वो ये काम हम कर सकते हैं, तो वो जाकर खड़े हो जाते हैं। और कुछ दिन पहले वो मालदा में ऑफिसर्स को घिराव करके रखा गया था, बंधक बना के रखा गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम तो कोई ऐसा रतन, प्रदीप, फिर प्रीतम ऐसा तो नहीं था, उनका नाम हम सबको पता है। तो क्या है ना, बंगाल की ये जो तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा जोर डाल दिया था, ये ना आज की नहीं है रुबिका जी, बहुत पहले से हो रहा था। जैसे ये लेफ्ट के जमाना में भी हमने देखा है, और हमने वो आरोप तो ये भी लगते हैं कि वो क्या लेकर आए थे, वो हिडन कैमरा से कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें ये बाबरी मस्जिद बनाने वाला जो है उसके ऊपर आरोप लगे कि उसने ये पैसा किसी और से नहीं, उसे पैसा जो है वो बीजेपी की तरफ से आया, ऐसे आरोप वहां भी लगे हैं। मतलब कि तुष्टीकरण के इस आग में घी को कैसे डाला जाए, ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगे हैं। ऐसा आरोप लगना कॉमन है रुबिका जी, ये आपको भी पता है, तो ये अब साबित नहीं हुआ है ना। तो ऐसा हो सकता है, मतलब चुनाव के पहले ऐसे एक ब्लेम गेम पॉलिटिक्स हमको पता है ऐसा होता है। तो मैं तो ये विश्वास नहीं करती कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले ऐसा कोई काम करेगा जो उनके खिलाफ जाकर काम कर सकती है। तहसीन जल्दी से जवाब दीजिए, और उसके बाद अरुण और सपना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। शुभेंदु कह रहे हैं ये हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। पहले फेज की 152 सीटों पर बहुत ही गहन, जिसे कहते हैं ना, फाइट और बैटल यहाँ पर दिख रहा है। वहां ममता बनर्जी सीधे तौर पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक जस्ट चुनाव नहीं लड़ रही है, वो
पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी और लेफ्ट और कांग्रेस के सामने ही नहीं चुनाव लड़ रही है, बल्कि वो चुनाव आयोग को खुद कटघरे में खड़ा कर रही है। तहसीन, क्विकली जवाब दीजिए मौमिता का। रुबिका जी, जहां जहां भाजपा को लगता है वो सत्ता में आ सकती है, हुकूमत में आ सकती है, वहां एक नैरेटिव बनता है। मुझे बहुत सौभाग्य मिलता है बार बार आपके साथ शो में आने का रुबिका जी। 2013 में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को बचाना था, केरल में हिंदुओं को बचाना है, वेस्ट बंगाल में हिंदुओं को बचाना है। देश के दो सबसे शक्तिशाली लोग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, दोनों माशाल्लाह हिंदू है। उनके होने के बावजूद अगर हिंदू भाई हमारे खतरे में है तो भाजपा कर क्या रही है? जहां देखो तो एक ही नैरेटिव होता है, हिंदू खतरे में, बाकी लोग हिंदुओं को दिक्कत में डाल रहे। सबसे ज्यादा अगर हिंदुओं को कहीं खतरा है, कल अगर 2 हिंदू बच्चों, मासूम बच्चों का देहांत हुआ है वो मणिपुर में, जाकर हिंदुओं को वहां पर बचाना चाहिए, भारतीयों को बचाना चाहिए। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन, मैं दोबारा से कह रहा हूं, उसको शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जी के एक कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन और पुलिस रोकती है वोट डालने से, और एक सिटिंग मंत्री को पुलिस और इलेक्शन कमीशन धक्का मारते ले जाती है चुनाव के वक्त। ये बात असेंबली में उठती है। इलेक्शन कमीशन क्या एक प्राइवेट बॉडी है भारतीय जनता पार्टी की? इस तरह की भूमिका, और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है, एनडीए का वो हिस्सा है, उनके एक मंत्री को महाराष्ट्र में पुलिस और वो धक्का मार के ले जाते। अभी पुलिस को ट्रांसफर किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की भूमिका तय करे कौन कुर्सी पर बैठे। सवाल ये है, आप मुझे बताइए रुबिका जी, चंडीगढ़ में जो भाजपा का सदस्य गलत वोटिंग करते पाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर एफआईआर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने क्या रोल किया? आज भी वो कॉर्पोरेटर है वहां पर, क्या हुआ? ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पकड़ा गया ना, क्या हुआ उसके बाद? एक दिन भी जेल में गया। तो रुबिका जी, आज जो इलेक्शन कमीशन कर, आप कहना क्या चाह रहे हैं कि चुनाव, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि में आप एक बार मर्तबा नहीं गए, आप नहीं, आपके चाहने वाले बहुत सी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक नहीं कई दफा चले गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जब क्लैरिटी आ चुकी है, उसके बावजूद आपके मन में एक चीज बैठ गई है, उसी को आपको बार बार आगे बढ़ाना है। वहां खड़ा एक वोटर, रैंडम वोटर, अरुण ने उनसे बात की, रैंडम वोटर, वो ये कह रहा है कि मुझे बस वोट मेरा पड़ जाए, पीसफुली मैं ये चाहता हूं। आपके लिए ये माने नहीं रखता है? बिल्कुल लगता है। और इसके पहले क्या नहीं हो रहा था? तो भाजपा को एब्सोल्युटली यही तो वजह है कि 2500 यहां पर सीएपीएफ की कंपनियां लानी पड़ रही है। हर एक कंपनी में 72 ऐसे हैं जो सशस्त्र हैं। क्यों करना पड़ा है ऐसा? रुबिका जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, अगर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, वहां पे इतने फोर्सेस क्यों नहीं लगे? बंगाल की खड़गपुर सदर सीट से आप जानते हैं पूर्व सांसद दिलीप घोष जो है वो चुनावी मैदान में है। एक बार सुन लेते हैं कुछ कह रहे हैं। सीरियल है, मैंने गया, वोटिंग किया, खाली है, इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे हैं, बहुत सुंदर परिवेश और शांति से वोटिंग हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि खड़गपुर तथा बंगाल में फर्स्ट फेज का चुनाव इसी प्रकार शांतिपूर्वक होगा। बीजेपी का ही माहौल है, पहले अंडर करंट था, अभी वो खुल कर सामने आ गया है, जनता खुल करके वोट डालेंगे और सरकार परिवर्तन होगा, नया सरकार होगा भाजपा का। वायलेंस की कोई खबर नहीं है, 4 ईवीएम खराब हुआ, इतना ही खबर है। हाँ, निरापत्ता तो लोके चाय সাধারণ বাংলার মানুষ, কারণ ভোটের সময় গন্ডগোল হয়, এটা আজ নয় 50 বছর ধরে চলছে। তো সেই জন্য নির্বাচন কমিশন খুব বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন, 2 ফেজে ইলেকশন। तो दिलीप घोष कह रहे हैं कि बड़ा ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, वायलेंस की किसी तरह की कोई खबर सुनने को नहीं मिली है। हाँ, 2-4 ईवीएम जो मशीनें हैं वो जरूर खराब हुई है, लेकिन इस बार वोट बड़ा पीसफुली पड़ रहा है। दिस इज द पॉइंट तहसीन, मैं कह रही हूं ना, अभी 8:30 बज रहे हैं, अब तक दसियों खबरें हम लोग बता चुके होते, वायलेंस हो रहा है, फला जगह बूथ उखाड़ दिया, फला जगह हिंसा हो गई है, फला जगह पर अटैक कर दिया है, लेकिन अब तक चीजें पीसफुल गई और इंशाल्लाह आगे भी जाएंगी। पीसफुल तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं था, वहां पर इतने फोर्सेस डाले गए। क्या उत्तर प्रदेश में ऑर्डर आया कि अगर आप कपल हो आप नहीं जा सकते मोटरसाइकिल पे, मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना है? वहां पे भी तो हिंसा होती है।
त्रिपुरा में सबसे ज्यादा हिंसा होती है। अरे वहाँ पे भैया, इस तरह के ऐसी ऑर्डर- हिंसा मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, होती है। एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तहसीन, मैं आपसे please, पूछ रहा हूँ, why are सुप्रीम you- कोर्ट ने आप अपनी रूबिका जी, एक आंखें मिनट, कैसे एक मिनट, बंद एक कर रहे हैं मिनट। इस मसले पर? रूबिका जी एक मिनट सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने कई कड़ी टिप्पणियां की इस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वेस्ट बंगाल में चुनाव को लेकर। उस पर क्यों नैरेटिव नहीं बनता है? कल कोलकाता नहीं, हाई आप कोर्ट ने कीजिए ना, कहा, वो कड़ी मैं- टिप्पणी, हाँ, तो please, कर रहा हूं ना, I तो वही want तो you मैं to- कह रहा I हूं। want you कल to say that, हाँ, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को, आपको कोई अधिकार नहीं टीएमसी के एक पक्ष के नेताओं को बंद करने का। किसने आपको यह अधिकार दिया? आपके पास डिटेनिंग पास कहां से आती है? इलेक्शन कमीशन ने उस पर सफाई दी, उस पर कोई बातचीत हुई? चुनाव के एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन एक इलीगल ऑर्डर देता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया जाए। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है? रूबिका जी, मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन की भूमिका होनी कोलकाता चाहिए? हाई कोर्ट के बारे में ये तो सुप्रीम कोर्ट की कल टिप्पणी आई थी ममता बनर्जी के बारे में कि लोकतंत्र को इस तरीके से खतरे में नहीं डाल सकता है एक राज्य का मुख्यमंत्री आईपैक के मामले में। बिल्कुल, और गलत था, मैंने आपकी शो पे कहा बिल्कुल था वो गलत गलत। था। So you लेकिन just took one- लेकिन आप कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से इतनी गंभीर टिप्पणी आती है और उस पर किसी तरह की कोई बातचीत, तो इस गंभीर टिप्पणी पर क्यों नहीं कोई मैं बातचीत? बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि गलत कैसे हुआ। इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं जवाब दे देता हूं। Without मैं बिल्कुल जवाब दे देता हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो ममता जी के बारे में कहा, बिल्कुल सही कहा, शी शुड नॉट हैव इंटरवीन। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में क्या कहा है कि आप बार बार सिर्फ उनके वहां जाती हो जो आपके विपक्ष में, सरकार के विपक्ष में प्राइवेट आर्मी बन चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेट आर्मी बन चुकी है पूछ रहे हैं ना तहसीन, और एक दफा तो है नहीं, हम बार बार ये सवाल पूछते आ रहे हैं। लेकिन आज जब शांतिपूर्ण तरीके से अब तक 8:30 बजे तक वोट डाले जा रहे हैं, तो ये तो आप देश को बताएंगे ना। आप उस पर सवाल थोड़ी खड़े करने लगेंगे। मैं कर रहा हूं सवाल खड़ा, मैं इसलिए कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं सवाल। आप जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको तैनात कर दिया है। मैं उसका जवाब दे देता हूं। आप वहां आराम से बैठे हुए हैं पुणे में सर, वहां पश्चिम बंगाल में आदमी कांपता है। आपने किसी एक आदमी को सुना है? रुकिए, सुनिए, किसी एक आदमी को तहसीन आपने सुना है, किसी एक महिला को आपने सुना है जिसने बिंदास होकर बताया हो कि भैया मेरा ये मुद्दा है, मैं इस पर वोट करूंगा? आपने देखा है कि वो कितना सीक्रेटली इस पर वोट करे, बिकॉज दे नो कि वायलेंस इज एन इंटेग्रल पार्ट देयर। मैं इसका जवाब दे देता हूं। मैं इसका जवाब देते आपको एक चीज कहता हूं, वो इसलिए सीक्रेट होता है क्योंकि वो मैच्योर डेमोक्रेसी में हम नहीं कहते। दूसरी चीज रूबिका जी 10 सेकेंड, मेरे महात्मा, मैं कई चीजों पर आपसे एग्री करूंगी, इस पर नहीं करूंगी। 10 सेकेंड की इजाजत दे दीजिए। 10 सेकेंड, और मेरे दोनों रिपोर्टर फिर इसका जवाब देंगे। 10 सेकेंड। मेरे महात्मा गांधी हमेशा ही कहते थे सिर्फ नतीजा पुण्य नहीं होना चाहिए, जिस रास्ते पर चल के आप उस पुण्य नतीजे को पाते हो वो रास्ता भी पवित्र होना चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसकी नीयत जरूर साफ होगी, लेकिन जिस रास्ते पर चल रहा है वो पक्षपात का रास्ता है, वो बायस का रास्ता है। ठीक है, ये पॉइंट आपने दे दिया है। यतेंद्र हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, चुनाव आयोग पर लगातार कड़े हमले ये जो विपक्ष की तरफ से हो रहे हैं कि वो टिल्टेड तरीके में काम कर रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम है कि जो चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं होती वो तुरंत आरोप लगाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या चुनाव आयोग हो उन पर। लेकिन तस्वीरें इसकी गवाह हैं कि किस तरह से बिना किसी डर के चुनाव हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें लगी हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष वोटर हो। लगातार सुबह से धूप निकल आई है, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या में कोई कमी नहीं है। ये लंबी लाइनें इस बात की गवाह हैं कि बिना किसी डर के वोटर यहाँ पर वोट डालने के लिए लाइनों में लगा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर है। क्या उनके मुद्दे क्या हैं, ये हम लगातार सुबह से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप वोट डालने आए हैं क्या सोचकर कि कोई डर? पश्चिम बंगाल में डर की बात होती है, वो दिखाई दे रहा है? नहीं, डर नहीं है, कोनो रकम डर नहीं है, डर नहीं है। तो क्या सोचकर डालेंगे? मुद्दे क्या हैं? आप डालेंगे क्या करिए, जो रहुआ ना डालेगा। मोदी जी के चाहे जय श्री राम, मोदी जी के चाहे जय श्री राम। अच्छा, यहाँ भी जय श्री राम चल रहा है। रूबिका, आप देख सकते हैं कि जय श्री राम लग रहा है कि डर की बात नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, युवाओं के लिए, युवा महिलाओं के लिए क्या है यहाँ पर मुद्दे? यहाँ पर मुद्दे बेसिकली हम तो यहाँ पर रहते नहीं है, बाहर में। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मतलब रहने वाले यहाँ के हैं, बट अभी हम जॉब बाहर में कर रहे हैं। तो वोट डालने आए हैं? हाँ, वोट डालने आए हुए हैं। बेसिकली मुद्दे अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत, मतलब जो वुमेंस के लिए वायलेंस वगैरह जो चल रहा है, जो हम लोग रोड वगैरह पर देखते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आना चाहिए लॉ वगैरह में। अगर ममता जी उनको ला पाए तो अभी अच्छा होगा, या फिर मोदी जी जो भी ला पाए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा।
लेकिन पहले जो वायलेंस होता था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब चुनाव आयोग की सख्ती काम कर रही है? नहीं, चुनाव के लिए के टाइम में तो उतना वायलेंस तो आज तक देखा नहीं है जो पहले हम लोग मतलब ओल्ड जनरेशन में देखते थे। अभी उस टाइप का नहीं, अभी हम लोग खुलेआम अपना जिसको सपोर्ट करते हैं उसको करते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ जो होता है जो हम लोग के लिए वुमेंस के लिए है कि थोड़ा बहुत लॉ वगैरह में चेंजेस आए तो हम लोग के लिए खुलेआम जाकर के काम करने में सुविधा होगा। अच्छा, और क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए? महिला के लिए सुविधा होना चाहिए और क्या होना चाहिए। आप पहले भी वोट डाला है आपने? पहली बार आए हो? पहली बार है। अच्छा, पहली बार आए हो तो क्या लग रहा है आपको पहली बार में? क्या फीलिंग है? पहली बार डाल रहे हैं वोट, क्या ही फीलिंग हो सकता है। जो भी मतलब सरकार है वो मतलब बाकी सारे लोगों के लिए अच्छा करे और क्या। आपने सुना था कि पहले बड़ा मारकाट होती थी चुनावों में और इस बार नहीं हो रही है, क्या चेंज लग रहा है? देखिए ये तो मेरा पहली बार है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बट फिर भी अब सोचेंगे जो होगा अच्छा ही होगा। आप बताइए क्या और क्या होना चाहिए, बताइए। और कुछ अच्छा ही होना चाहिए। देखिए ये महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि उसमें से कुछ महिलाओं ने साफ तौर पर रूबिका कहा कि पहले का जो वायलेंस था वो इस बार दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि जो बात आप लगातार कर रही हैं राजनीतिक विश्लेषकों से, उनका साफ तौर पर जो सवाल है, जो वो बार बार सवालिया निशान चुनाव आयोग के ऊपर उठा रहे हैं, तो ये तस्वीरें और इनके जो बयान हैं महिलाओं के, वो साफ तौर पर उनको जवाब है कि किस तरह का पहले वायलेंस होता था और अब इस बार की स्थिति क्या है। क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से सख्ती लगातार पोलिंग बूथों पर है। एक एक मतदाता को पर्ची देखकर अंदर आने दे रहे हैं, किसी को भी बाहर रुकने नहीं दे रहे हैं। यानी कि सख्ती काफ़ी तौर पर, साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है जी। अच्छा, ये देखिए ग्राउंड जीरो की तस्वीरें अपने आप में काफी होती है, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरुण भी यहाँ पर मौजूद है, मैं उनके पास पहुंचूं उससे पहले थलापति विजय वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। इस बार तमिलनाडु का चुनाव भी अपने बेहतरीन मुकाम पर इसलिए है क्योंकि वहां पर पहले कभी दो कोणों में जो लड़ाई हुआ करती थी अब वो त्रिकोणीय हो गई है। अभी बीच में एक्टर विजय की तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, उन्हें साइनस की बहुत प्रॉब्लम थी। बहुत इन्होंने कोशिश की है कि ये जो फैन फॉलोइंग है उनकी ज़बरदस्त, ये किसी तरीके से वोटों में तब्दील हो जाए। अपनी नई पार्टी बनाकर थलापति विजय ने एंट्री तो कर दी है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब देखना है कि 51 साल का ये एक्टर क्या एक सक्सेसफुल, मतलब ही इज अ सक्सेसफुल एक्टर, क्या सक्सेसफुल पॉलिटिशियन वो बन पाते हैं। कुछ देर पहले ही वोट डालने के लिए पहुंचे हैं विजय, और कमल हासन भी कुछ देर पहले जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो आप देखिए वो तस्वीरें ली गई है। लेकिन ये जो तमिलनाडु का चुनाव है, आप इसको समझिए, क्या वाकई थलापति विजय जो है वो डार्क हॉर्स बनकर या किंग मेकर या डिसरप्टर की भूमिका में उभर सकते हैं? आज की तारीख में तमिलनाडु में सबसे बड़ा सवाल यही है। लोग विजय को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ना वो AIADMK के साथ गए, ना वो DMK के साथ गए, ना कांग्रेस के साथ गए, ना बीजेपी के साथ गए। उन्होंने अपना एक अलग कोण तैयार किया है और इसी कोण की तरफ क्या तमाम वोटर्स तमिलनाडु के पहुंचेंगे वोटर के तौर पर, यह एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। क्योंकि लंबे अरसे तक DMK का राज, फिर उसके अक्सर ये होता था कि DMK फिर AIADMK, फिर उसका साथ कभी इस पार्टी ने दे दिया केंद्रीय, कभी उस पार्टी ने दे दिया। लेकिन इस बार विजय जो है वो आए हैं एक तीसरा बिंदु उभर कर, और वो लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हुए अलग अलग मंदिरों में पाए जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तस्वीर बदलना चाहता हूं और इसीलिए एक नई पार्टी के साथ मैं मैदान में उतरा हूं। एक जननायक की भूमिका में वो फिल्मों में जरूर दिखाई दिए हैं, लेकिन क्या आज वो एक जननायक पॉलिटिकल तौर पर उभर कर आएंगे, ये बड़ा सवाल है अरुण। क्योंकि यहां पर नजर केवल विजय की अपनी पार्टी पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में बनकर कांग्रेस और DMK की तरफ जाते हैं, या फिर उनको जनता सिर्फ
सिनेमा पर पसंद करेगी और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नहीं? ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रुपया, पहली बात तो कि साउथ में जो हीरो होते हैं या हीरोइन होती हैं उनको लेकर क्रेज इतना ज़्यादा होता है कि आप देखिए जयललिता की बात करिए या फिर करुणानिधि की बात करिए, तमाम जो लोग थे उनके मेंटर, जयललिता के मेंटर की बात करिए, तो जो फिल्मी पृष्ठभूमि से नेता आते हैं उनका क्रेज बहुत ज़्यादा होता है। अब क्या ये वोटों में तब्दील होगा? आपका सवाल एकदम वाजिब है, लेकिन हवा तो उनकी इतनी तेज थी एक समय की कांग्रेस दुविधा में पड़ गई थी कि डीएमके के साथ रहें कि थलपति विजय के साथ चले जाएं, क्योंकि जितने सर्वे हो रहे थे, जो कांग्रेस के इंटरनल सर्वे थे, वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के रूप में 25% के आसपास की पसंद थलपति विजय को है। तो पार्टी ये चाहती थी उनके साथ जाना, लेकिन फिर वो 2029 का जो पेच आ गया कि भाई अगर आज हम उनके साथ चले जाएंगे, डीएमके अगर जीत गई 2029 में, फिर हमको प्रधानमंत्री अपना बनाना है, फिर वो हमारे 39-40 सीटें अगर हमसे लेके चलेंगे तो क्या होगा। तो ये तो जरूर एक संकट था जिसकी वजह से थलपति विजय एक बड़ा कारण बने हैं वहां पर, और क्राउड पुलर हैं, वोट पुलर बनेंगे कि नहीं, कि प्रशांत किशोर टाइप मामला कहीं ना हो जाए कि दूसरे के लिए तो आप बड़े बेनिफिशियल हैं, क्राउड पुलर हैं, बट खुद की अगर बात आती है तो लोग भरोसा नहीं करते क्योंकि कार्डर उनके पास नहीं है। कांग्रेस ये कह रही थी कि हमारे पास कार्डर है, उनके पास फेस है, दोनों मिला के हम जीत जाएंगे, लेकिन फिर बीच में इंडिया गठबंधन के बाकी लोग आ गए कि भाई एकता बनाए रखिए, 2029 भी लड़ना है, सिर्फ एक राज्य के लिए पूरा आप जो है देश नहीं खो सकते। तो कांग्रेस ने उसको फिर रिकंसीडर करना छोड़ दिया थलपति विजय के साथ जाने का। एक बात आप कह रही थी रूबिका कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ये चुनाव हिंदुओं को बचाने का है। वो क्यों कह रहे हैं? ये जो पूरा बेल्ट है ना, जहां 152 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जहां मैं खड़ा हूं मुर्शिदाबाद, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 64-65% है, यानी यहां हिंदू माइनॉरिटी हुए अगर आप देखें मोटा मोटी तो। इसके अलावा अगर हम चले जाएं मालदा, वहां 52% के आसपास मुस्लिम आबादी है। उत्तरी दिनाजपुर चले जाए 47% के आसपास है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बांग्लादेश का बॉर्डर लगा हुआ है, घुसपैठ की बात है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात है, जो हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं मुस्लिम और मियाँ। तो यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, जिनको हेमंता विश्व शर्मा मियाँ कहते हैं बांग्लादेशी, उनका जिक्र करके, चूंकि बीजेपी की पूरी साख, पूरी उम्मीद, पूरी आशा, पूरी सब कुछ यहीं पे दांव पे लगा है, सबसे ज़्यादा सीटें यहीं जीते थे वो, तो वो जो उनका बयान है ना कि हिंदुओं को बचाना है, वो इसी संदर्भ में है। और ये जो कांग्रेस और टीएमसी कहते हैं, हालांकि देखिए कोई पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए बयान तो देते ही हैं वो। आज देखिए, आप अभी देखिए, इंडिया गठबंधन भले एक साथ है, लेकिन राहुल गांधी ने एक रैली में यहाँ हमला क्या किया कि तृणमूल कांग्रेस उनके ऊपर हमला हो गई। 23 तारीख को उनको रोड शो करना था, यहाँ पर रैली करनी थी कोलकाता में, स्थानीय प्रशासन ने अनुमति ही नहीं दी। और कांग्रेस ये कह रही कि ममता सरकार की पुलिस अनुमति नहीं दे रही है, अब वो शायद 25 तारीख को आए। तो यहाँ पर जिस तरह की के बयानों की बात हो रही है, और इस इलाके में शुवेंदु अधिकारी के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे थे, उसके पीछे यही है, हिंदू मुस्लिम दोनों की जो मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी है, बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, अवैध अप्रवासी नागरिक जो हैं बाहर से आए हैं, उनका मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से, मुखरता से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक सब लोग उठा रहे हैं कि घुसपैठियों को नहीं रहने देंगे और दादागिरी किसी की चलने नहीं देंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जो बदमाशी करेगा उसको बाद में निपटेंगे। तो ये इस पूरे इलाके की जो तासीर है, जिसके बारे में शुवेंदु अधिकारी के बयान के आलोक में मैंने आपको ये बताया कि क्यों वो इस तरह का बयान इस इलाके के लिए। जिक्र शुवेंदु अधिकारी का छेड़ा है, वो जरा बयान हम दर्शकों को बता दें। वो बयान हमने अब तक नहीं बताया है, सुनाया भी है, जब वो मीडिया कर्मियों से मिले वोट देने के बाद, और उन्होंने कैसे कहा कि हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। सुनिए। परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ हिंदू जो हमारी दीदी बहनें रो रहा है, जो इस बार परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म होगा। दादा किस तरह से अभी माहौल हर जगह बूथ में क्या है, पिंगला में जैसे आप बात करें क्या है दादा? एक मिनट ना, माहौल ठीक है, कंट्रोल है, इलेक्शन कमीशन इज डूइंग वेरी बेटर। एक बात तो है, दिलीप घोष हो या शुवेंदु अधिकारी हो, दोनों ये कह रहे हैं कि हम बड़ा नजर आ रहे हैं सैटिस्फाइड कि वोट जो है वो अच्छे से डाले जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले टीएमसी का जरा एक्स पर जो पोस्ट आया है वो आप स्क्रीन पर दिखाएं। अब से कुछ देर पहले टीएमसी ने एक पोस्ट किया एक्स पर, और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए। ये देखिए, एक लंबा चौड़ा टीएमसी का पोस्ट आया जिसमें कहा है कि बगैर डर के जो आपको पसंद है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिस पर आपका विश्वास है, उस उम्मीदवार को जाकर चुनिए, घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के हैंडल से पोस्ट किया गया है एक्स पर, इनफैक्ट फेसबुक पर भी। हमारी माँ के सम्मान के लिए वोट दीजिए, ये टीएमसी ने लिखा है, लब्बो लुबाब जो उसका है।
हमारी माटी की रक्षा के लिए आपको वोट देना चाहिए। माँ, माटी, मानुष, ये 3 चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द चुनाव जो है वो टीएमसी की तरफ से लड़ा जा रहा है। पहले फेज की वोटिंग के बीच टीएमसी ने ये कहा है कि ये चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, आपको जाकर मतदान करना चाहिए, यह आपका मताधिकार है। हमारी माँ की इज्जत के लिए जो है आप वोट दीजिए। और ये देखिए थलपति विजय टीवी के उनकी नई पार्टी जिसको उन्होंने मैदान में उतारा है। सर्वे ये कह रहे हैं 8 से 10 सीटें जरूर इस पार्टी को मिल सकते हैं, 23% वोट उसे मिल सकता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रहा वोटर है, वो ज़रूर इस तीसरे मोर्चे को पसंद कर सकता है या इस तीसरे ऑप्शन को पसंद कर सकता है। लेकिन आप देखिए जहां जहां थलपति विजय जाते हैं, एक टाइम था जब उरूज पर इनका पॉलिटिकल करियर था, लेकिन फिर बाद में इनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे और फिर पत्नी से डिवोर्स का जो मुद्दा उठा, हालांकि उन्होंने कहा कि भैया ये तो पहले ही हो चुका था, वी हैड ऑलरेडी साइन द डिवोर्स पेपर्स, ये खबरें बाद में आई हैं। उससे बहुत महिलाओं को जो है दुख हुआ, क्योंकि साउथ में आप देखिए चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, केरला हो, वहाँ पर जो एक्टर्स हैं उनको भगवान की नज़र से देखा जाता है। और मैं अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लोग उनके लिए बड़े क्रेजी होते हैं, बड़ी बड़ी उनकी जिसे कहते हैं 2-2 मंजिला कद होता है उनके पोस्टर्स का। उनकी जब फिल्में होती हैं तो बाहर आपको मेला सरी का पूरा मंजर दिखाई देता है, इतना प्रेम वो हासिल करते हैं वहाँ के एक्टर्स। और जैसा अभी अरुण बता रहे थे कि और जब ये एक्टर्स पॉलिटिशियन बनकर आते हैं तब इनको बड़ा तेज तलवार की धार पर होकर गुजरना पड़ता है, चाहे वो चंद्रबाबू, चाहे वो जयललिता रही हो, चाहे वो बाकी सारे एक्टर्स रहे हों, और हर कोई सक्सेसफुल रहा है ऐसा भी नहीं है। और ऐसे में थलपति विजय के लिए ये चुनाव किसी इम्तिहान एग्जाम से कम नहीं है। मतलब फिल्में फ्लॉप हो जाती तो दूसरी फिल्में मिल जाती है, लेकिन पार्टी फ्लॉप होगी कि पार्टी आगे बढ़ेगी टीवी के उनकी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है और उनके लिए तो रत जगे जैसा सवाल है। यतेंद्र, सपना और अरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और ये देखिए ये एक्टर अजीत कुमार हैं जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं वोट डालते हुए। अच्छा, आपको ये भी मैं बता दूं कि इस नाम से याद आया, आज उपचुनाव भी है महाराष्ट्र में अजीत पवार के देहांत के बाद। हालांकि कोई उनकी धर्मपत्नी मैदान में है, किसी ने भी वहां पर उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है। बहरहाल आपको ये बता दें कि हमारे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। सपना, शुवेंदु अधिकारी तो वोट डालकर जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है, हिंदुओं को बचाने का ये चुनाव है और वो ये जानते हैं कि यहाँ पर ये अगर मुद्दा उठाया जाएगा तो उनको ज़्यादा वोट पड़ेंगे उस इलाके में। बिल्कुल, और जब हमने आज से 2-3 दिन पहले, मैं जैसे ही बंगाल की धरती पर लैंड हुई थी, उसके बाद सबसे पहले मैं नंदीग्राम सीट ही आई थी रूबिका, और तब भी हमने जब बात की थी तो शुवेंदु ने यही कहा था, ये हिंदुओं को बचाने की लड़ाई है। देखिए, जब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप या तो हंसी सपने दिखाएंगे या फिर आप ये बताएंगे कि ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको खतरा बहुत है। तो शुवेंदु अधिकारी और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझाने में लगी है कि एक तबका है जो उनको वोट उस तरीके से नहीं करता, वो उनको अच्छी तरीके से पता है, लेकिन जो दूसरा तबका है उसको समझाया जाए कि अगर हम आएंगे तो ही आप बचेंगे, वरना क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। नंदीग्राम की हम बात कर रहे हैं रूबिका, अगर आप यहाँ आएंगी, जब देखेंगी, हम जब एंटर हुए, मैंने पहली बार भी बात बोली थी कि जब हम दाखिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा, 3 झंडे जय श्री राम के, क्योंकि बीजेपी ये स्थापित करना चाहती है कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। मुझे आपको रोकना पड़ेगा सपना, रजनीकांत वोट डालने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर देखिए आप, तमिलनाडु की 234 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिलचस्प बिंदु उभर कर आए हैं। विजय क्या इस बार एक एक्टर को पसंद करेगा जो कि पॉलिटिशियन बन चुका है? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।